Very good morning to everyone. So, till now in IDT, we have covered a very good portion and we have completed job work. We have also completed yesterday TDS TCS वाला concept. थोड़ा सा पार्ट TDS का रह गया था, that we will complete right now. उसमें भी अभी हमारा रिवीजन क्या क्या हो चुका था. I guess सप्लाई का रिवीजन we have done. We have done place of supply का revision and time of supply. Am I right? तीन चीजों का रिवीजन we have done ना. So अभी हमारा रिवीजन लेक्चर पेंडिंग रहता है, तो we have to complete that too. ठीक है. अभी पहले क्या करते हैं, TDS TCS कंप्लीट करते हैं. Let us also complete registration और उसके बाद we will sit most probably on this Sunday and we will complete overall revision again from supply से लेके whatever we have done till now, उसका revision we will complete on this Sunday. ठीक है. And I will try कि वो revision थोड़ा सा in detail हो, so that वो सारे logic भी वापस से clear हो जाने चाहिए, वो interlinkage भी वापस clear हो जाना चाहिए. And this is part 1 of the revision for the purpose of your exam. फिर एक बार जब हमारा और एक module अच्छे पेज पे cover up होगा, we will do part 2. वैसे तुम्हें सिर्फ 2 या 3 पार्ट मिलेंगे फॉर आईडीटी रिवीजन, बट उसमें पूरा आईडीटी दैट इज स्पेसिफिकली जीएसटी विल बी कवर्ड. ठीक है. चलो, सो अभी हमने कल टीडीएस किया एंड टीसीएस किया, पहले उसको समझ लेते हैं. मैम व्हाट अबाउट दैट टीडीएस? टीडीएस विल बी डिडक्टेड, बट इट विल बी डिडक्टेड बाय स्पेसिफिक बायर्स. कुछ स्पेसिफिक बायर्स हैं, उन्हीं लोगों को क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है. देखो कौन है मैम, वो बायर नहीं बोल सकते मैम, यहाँ पे हम बोलेंगे गवर्नमेंट. गवर्नमेंट नहीं, या तो कोई गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है या कोई सोसाइटी है जो अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो मतलब कहीं ना कहीं पीएसयू है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा, तो उन्हीं लोगों को टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना होगा. टीडीएस मैम कितने रेट पे डिडक्ट होता है, तो टीडीएस इज डिडक्टेड एट 1% फॉर्मिंग आईजीएसटी का 2%, बट ये डिडक्ट तब होगा व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन 2,50,000 एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डज नॉट इंक्लूड जीएसटी. कस्टम इंक्लूड होगा, दूसरे टैक्स इंक्लूड होंगे, बट जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होने वाला है. देन टॉकिंग अबाउट टीडीएस, मैम ये जो टीडीएस है ना, वो लगेगा ही नहीं, बायर नहीं डिडक्ट करेगा, वो गवर्नमेंट डिडक्ट ही नहीं करेगा. कब नहीं डिडक्ट करेगा? इफ गवर्नमेंट को ही कुछ दे रहा है, पीएसयू से ट्रांजैक्शन कर रहा है, मतलब ये नोटिफाइड पर्सन अगर खुद ही आपस में दे आर डूइंग द ट्रांजैक्शन, इन सच अ केस हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपको क्या नहीं करना, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है. हम टीडीएस कब डिडक्ट ही नहीं होने वाला, डिडक्ट नहीं होगा इफ पॉइंट नंबर 1 इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट मींस इट इज कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3, तो भी क्या हो गया, ये टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. मैम अगर ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है देन आल्सो टीडीएस विल नॉट बी डिडक्टेड. मैम एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, फिर क्या है, इट इज व्हाट 2,50,000 और लेस देन 2,50,000 इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तब भी ये डिडक्ट नहीं होगा. और कब डिडक्ट नहीं होगा मैम, ये डिडक्ट नहीं होगा अगर इनवॉइस पहले ही जनरेट हो गया था बिफोर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, पेमेंट पहले रिसीव हो गया बिफोर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, इन सच अ केस आल्सो टीडीएस विल नॉट बी डिडक्टेड. मैम कोई स्पेसिफिकली मेगा एग्जेम्प्टेड है, टीडीएस नॉट डिडक्टेड. मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो भी टीडीएस विल नॉट बी डिडक्टेड. मैम टीडीएस डिडक्ट कब करना है, टीडीएस विल बी डिडक्टेड पेमेंट वाइज. मैम टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ है तो सप्लायर के एंड पे कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इट विल बी रिफ्लेक्टेड दैट यू हैव पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. मैम कब तक पे करना होता है, सपोज आई एम डिडक्टिंग द टीडीएस, तो नेक्स्ट मंथ के 10th तक यू हैव टू पे द टीडीएस दैट वी हैव डन. एक बार टीसीएस को भी रिकॉल कर लेते हैं. मैम टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है, बट वो कौन टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करता है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो साथ में पेमेंट भी लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टेकिंग द पेमेंट, वही क्या करेंगे मैम, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेंगे. मैम वो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 की जो हेड वाली सर्विस है, वो भी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है? नहीं,
क्योंकि स्पेसिफिकली बोला है 9 सबसेक्शन 5 की सर्विसेज 100% ऑफ द टैक्स टू बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। नहीं बनेगी बात, मतलब उसको भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। मैम स्पेसिफिकली हम खुद की वेबसाइट से ओन पोर्टल से क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन सारी चीजें जो भी सर्विस या गुड्स है वो सेल कर रहे हैं, ओन पोर्टल पे भी टीसीएस का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैम someone ECO is working as my agent but it is not collecting the payment, नहीं, तब भी टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। टैक्स कलेक्शन तभी होगा जब आप पेमेंट भी कलेक्ट करते हो। कितना परसेंट है, 0.5 फॉर्मिंग 1% इन केस ऑफ योर IGST। मैम ये किस पे होगा, नेट टैक्सेबल वैल्यू। नेट का मतलब क्या है, इफ देयर इज सेल्स रिटर्न दैट बिलोंग टू एनी पीरियड, वो हमको डिडक्ट करना होगा। देन मैम कुछ क्लैरिफिकेशंस, ECO को क्या हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है? यस, ECO इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट। इनफैक्ट अगर ये फॉरेन वाला ECO भी है तो भी दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन एवरी स्टेट। मैम ECO के बाद द पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू ECO, द पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ECO, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना है? यस, गुड्स सप्लाई कर रहे हो थ्रू ECO, दैट मींस यू आर डूइंग इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। मैम सपोज वी आर सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ECO, so we will check the 20 lakh or 10 lakh as the case may be का limit, and if the limit crosses then only you are required to get registered। मैम इसके अलावा था क्या मैम, एग्जाम सप्लाई है तो हमको TCS कलेक्ट करना है? नो, ऑब्वियसली एग्जाम पे नहीं करना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे नहीं करना, कंपोजिशन टैक्स पेयर भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि TCS का कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल टू कंपोजिशन टैक्स पेयर, बिकॉज उसको अलाउ ही नहीं है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई कर पाए, व्हेन ही इज नॉट अलाउड टू डू द इंटरस्टेट सप्लाई। इसका मतलब क्या है, इन दैट केस वो क्या नहीं कर सकता, ECO के थ्रू क्या नहीं कर सकता, सेल ही नहीं कर सकता। फिर इसके बाद मैम एक और चीज, क्या ECO को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है क्या? बिल्कुल, क्योंकि लिखा हुआ है कि इफ ECO इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TCS, तो वहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। मैम गोल्ड में डीलिंग करते हैं, क्या TCS कलेक्ट होगा? एग्जेम्प्ट किया है। क्यों एग्जेम्प्ट किया है? बिकॉज गोल्ड वालों का मार्जिन ही बहुत कम होता है, तो स्पेसिफिकली फॉर द गोल्ड वाले पीपल दे हैव सेड कि वहां पे TCS का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। डन, सो दिस वी हैव डन टिल नाउ। और छोटा सा पार्ट TDS का जो हमारा पेंडिंग था उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मैम ये क्या है, सिंपली तुमको बोला है कि TDS डिडक्ट करना, सो यू हैव बीन टोल्ड कि यू हैव टू डिडक्ट द TDS, ठीक है, बट यू फेल्ड टू डिडक्ट TDS, ठीक है मैम, लेकिन TDS डिडक्ट किया, फेल्ड टू पे टू द गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। तो डिमांड एंड रिकवरी जब हम पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दिस वर्ड डिमांड एंड रिकवरी में कि टैक्स नॉट पेड, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, TDS नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट पेड, एरोनियसली रिफंडेड। मतलब ये सब क्या चल रहा है, कुछ तो मिस्टेक करिए, या तो टैक्स पे नहीं किया, या तो टैक्स शॉर्ट पे किया है, या तो TDS एरोनियसली क्या हो गया है, रिफंड एरोनियसली तुमको रिफंड मिल गया है, या ITC रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज का, मतलब कुछ तो मिस्टेक चल रही है। तो बोलते तुमको बोला था ना टैक्स कलेक्ट करना, नहीं किया, करने के बाद तुमने पे भी नहीं किया, तो इन सच केस सबसे पहले प्रोविजंस लगेंगे सेक्शन नंबर 73 एंड 74 के। अब मैं ये क्या है 73 74 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या डिमांड एंड रिकवरी का सेक्शन नंबर 73 इज मिस्टेक हुआ है तुमसे, गलती से अनइंटेंशनली तुमने डिडक्ट नहीं किया, बट व्हेन आई से 74 इट इज फ्रॉडलेंट इंटेंशन, तुमने इंटेंशनली ये डिडक्ट नहीं किया, तुम्हारा टैक्स इवेजन का कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, इंटेंशन। सो यहाँ पे ये फ्रॉडलेंट के केस में लगता है सेक्शन 74 एंड 73 इन केस ऑफ मिस्टेक, जेन्युइन मिस्टेक आई हैव डन। तो बोलते हैं TDS इफ यू हैव नॉट डिडक्टेड तो तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 18% इंटरेस्ट एंड अमाउंट शैल बी डिटरमाइंड। जितना भी जो भी रिकवरी का अमाउंट है ये सब हम कहाँ चेक करेंगे, 73 74 में। बोलने का बस मेरा मीनिंग ये है
कि इफ यू फेल टू डिडक्ट द टीडीएस और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद यू फेल टू पे टू द गवर्नमेंट, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, 73 74 का चैप्टर ओपन होगा, दैट मींस डिमांड एंड रिकवरी के प्रोसीजर्स विल अप्लाई। मैम क्या यहाँ पे ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू चेक ये वाला सेक्शन, वो इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ी ना ये पूछेंगे कि टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा, वो डायरेक्टली तुमसे 73 74 पूछेंगे। तो इट इज जस्ट कि बताने के लिए कि इफ यू फेल टू डू द थिंग 73 74 के प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। मैम रिटर्न फाइल करना होता है, बिल्कुल फाइल करना होता है। इफ यू फेल टू फाइल द टीडीएस का रिटर्न, 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी, दैट विल गो मैक्सिमम 5000। ऐसा ही सेम था कि टीडीएस डिडक्ट करके यू हैव टू गिव द टीडीएस का सर्टिफिकेट विद इन 5 डेज, और अगर तुमने टीडीएस का सर्टिफिकेट विद इन 5 डेज नहीं दिया तो सेम पेनल्टी वाज विद रिस्पेक्ट टू लेट गिविंग ऑफ द टीडीएस सर्टिफिकेट टू द पर्सन जिसका तुमने टैक्स डिडक्ट किया है। याद आया? और क्या है मैम, गलती हो गई मैम, गलती से टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो गलती से टीडीएस डिडक्ट हुआ तो सपोज द पर्सन इज डिडक्टेड माय टीडीएस और मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये दिख रहा है कि आई हैव डिपॉजिटेड, है ना, मेरे सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये चीज रिफ्लेक्ट होगी। तो इफ इट इज मिस्टेक तो तुम्हें अब रिफंड के चैप्टर पे जाना पड़ेगा, रिफंड बताएगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू टेक द रिफंड। तो बेसिकली आई कैन से दिस वाला पेज, इसमें नया कुछ नहीं है, बस ये बता रहा है कि हाउ दिस चैप्टर विल फाइंड अ लिंक टू डिमांड एंड रिकवरी एंड हाउ दिस चैप्टर विल फाइंड अ लिंक टू योर रिफंड चैप्टर। इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बस पता होना चाहिए। अगर गलती से टीडीएस डिडक्ट हो गया तो क्या होगा, रिफंड मिलता है। देन मैम व्हाट इज द फॉर्म एंड मैनर फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न, अब ये रिटर्न चैप्टर आ गया। जीएसटी 7, जीएसटीआर 7 किसके लिए, टीडीएस के लिए। डिटेल फर्निश बाय द डिडक्टर अवेलेबल टू पार्ट सी, ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीजें रिटर्न चैप्टर में है कि टीडीएस वाले को कौन सा रिटर्न फाइल करना होता है। तो अगेन कहने से ये पता है क्या बता रहा है, डिटेल कहाँ मिलेगी, रिटर्न चैप्टर में। तो बेसिकली ये प्रोविजन कुछ नहीं है, दिस प्रोविजन इज जस्ट गिविंग यू अ डिटेल कि या तो डिमांड रिकवरी चैप्टर या रिफंड का चैप्टर या रिटर्न में तुमको पता चलेगा कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द टीडीएस क्या है और कौन से फॉर्म में दे हैव टू फाइल द रिटर्न। अंडरस्टूड? तो बेसिकली ये सिर्फ एक लिंकेज है और कुछ भी नहीं। अब कितना हो चुका है हमारा मॉड्यूल नंबर 1 में, इट इज ओनली मेगा एग्जामिनेशन आरसीएम दैट इज पेंडिंग, ठीक है। फिर मॉड्यूल नंबर 2 पे अगर हम जाएं तो मॉड्यूल नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन के साथ ही आई विल टेक कंपोजिशन स्कीम, एज आई सेड कि टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन समझते हैं हम उसमें कि अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं। सो बेसिकली व्हेन आई कम टू मॉड्यूल नंबर 2, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 2-3 चैप्टर्स आर पेंडिंग। आईटीसी तो बिल्कुल लास्ट, एकदम लास्ट, जब सारी दुनिया जहान के जीएसटी समझ में आ जाएंगे तब आईटीसी करने में मजा आएगा। मॉड्यूल नंबर 3 में एज आई टोल्ड कि मॉड्यूल नंबर 3 के 3 चैप्टर आई विल गिव यू रिकॉर्डेड कि वही तुम्हें देखना है व्हाई वो C++ कैटेगरी पे जाता है, लाइक इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, एकदम लाइबिलिटीज अंडर वेरियस केसेस, एकदम कैसा, ये सारी चीजें हैं आएगा। लाइबिलिटी अंडर वेरियस केस तो इट वुड बी फॉर 3 मार्क्स लिखने के लिए, एंड एज इट इज जो मेरे चार्ट में लिखा है उतना ही कट कॉपी पेस्ट लिख के आना, सेम वही कट कॉपी पेस्ट। तो 3 चैप्टर आई गेस इट इज, 3 एक चैप्टर ऐसे दैट वी विल डू फ्रॉम रिकॉर्डिंग, क्योंकि फोकस करना है मेजर आईटीसी पे, ठीक है। वो टाइम हम यूटिलाइज करेंगे आईटीसी पे, और टाइम परमिट किया तो वी विल स्टार्ट एमटीपी आरटीपी, ये सारी चीजें हम टारगेट ले लेके यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम टू सच अ टॉपिक जो या तो बिल्कुल नहीं आने वाला या फिर आएगा भी तो कंप्लीट इट इज आई कैन से मगअप, ये सिर्फ मगअप ही करना है, ठीक है। चलो तो अभी मैं 20 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ। अब क्या करना है 20 मिनट्स के टाइमर में, डू दैट टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन, फिर डिस्कशन करते हैं एंड देन वी विल मूव टू रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट।
संडे को ही when we will be taking the class, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के 5 क्वेश्चन का डिस्कशन पेंडिंग है. संडे को we will take that. PDF of सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है. इट्स हार्डली 3 क्वेश्चंस. कंप्लीट दैट, तो हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स भी इसी के साथ कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे. 15 minutes only I am giving, okay. पेज नंबर 13.14 से स्टार्ट हो रहा है. A big question start. 20 minutes I am giving. High questions.
कितना हुआ है? और मैम इजी है। ओके अभी मैम। और कितने पेंडिंग है? आई डिडंट काउंट इट, कितने हैं क्वेश्चंस? और पेंडिंग है मैम। और पेंडिंग। शुड आई गिव द टाइम? अभी खत्म ही कर ले, अभी के अभी हो जाएगा। 15 मिनट्स मोर हो जाएगा, 15 मिनट्स में स्टार्ट कर दो। जया टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, टाइमर लगा हुआ, स्टार्ट कर दो।
5 minutes, जल्दी जल्दी करना. 5 बजने में 5 मिनट्स ही रह गए, उतनी स्पीड में करो. Getting what I'm trying to say, exam time पे.
डन. Last one doing, ma'am. इजी है सारे. जया तुम्हारे कितने हुए? Ma'am, I have done कितने? 2. Didn't get it. 2. Yes, ma'am, because I have first seen that question number 1, then I got that it is not of TCS, TDS, then I scroll down and then find that questions. ठीक है. डिस्कशन करें क्वेश्चंस का. वी बेसिकली डिस्कसिंग द क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है कि व्हाट वी हैव टू प्रेजेंट, क्योंकि यू वुड आल्सो सी कि कितने इजी क्वेश्चन है. यू हैव टू चेक कि टीडीएस है या टीसीएस है, ये चेक करना है. चेक करने के बाद क्या करना है मैम? चेक करने के बाद सिर्फ इतना देखना है कि कहीं टाइम पे टीडीएस टीसीएस पे किया या नहीं किया. अगर टाइम पे टीडीएस और टीसीएस यू हैव नॉट पेड तो क्या कैलकुलेशन करना? यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. एंड मैम एट मेनी प्लेसेस वी हैव फाइंड दे हैव गिवन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. क्यों? तुमको देख के लगेगा 2,60,000 यस टीडीएस. अरे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड वी डू नॉट हैव टू टेक जीएसटी. पहले उसको एक्सक्लूसिव बनाओ और एक्सक्लूसिव बना के क्या समझ में आ जाएगा? दिस वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग 2,50,000. तो एक बात बताओ, अभी तक whatever question you did, either it would be of interest, either TCS का interest calculation, either amount of TDS कितना होगा या amount of TCS कितना होगा, या फिर वैल्यू में ऑलरेडी जीएसटी हैज बीन इंक्लूडेड. यू हैव टू फर्स्ट एक्सक्लूड जीएसटी एंड चेक जीएसटी लगेगा भी या नहीं लगेगा. क्या चैप्टर के क्वेश्चन इतने ही हैं बस? तो एडजस्टमेंट शीट क्या है? जब बोलते ना कि पता होना चाहिए टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आने वाला है, तो दिस इज द एडजस्टमेंट शीट की एक एक एडजस्टमेंट निकालो. क्या करो? एक एक एडजस्टमेंट निकालना का कि मैम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप. रिपीटेडली क्यों करना है एग्जाम टाइम पे? व्हेन यू नो वन टाइम कि ये टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, एक बार सॉल्व कर लिया तो दूसरा भी तो सिर्फ फिगर्स ही चेंज होंगे ना. तो व्हाट वी ट्राई टू डू इन एडजस्टमेंट शीट, क्वेश्चंस तुमने कर लिए, नाउ यू विल फाइंड कि फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, ये वाला एक ही ले लेते हैं. दिस इज द एडजस्टमेंट. सेकंड, ये वाला एक ही ले लेते हैं. तो अच्छा, मैं अगर पूरा स्क्रॉल डाउन करूं तो मुझे तो यही दिख रहा है. क्या दिख रहा है? चलो एक बार अपन एनालाइज कर लेते हैं कि हो सकता है कोई एक आध एडजस्टमेंट नया मिल सकता है, तो अच्छी बात है. कहना है से कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी, यही दिख जाएगा पूरा, मुझे ये भी नहीं पढ़ना. क्या है ये? यस, आई हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एज वेल एज टीडीएस. तो मुझे वो पता होना चाहिए इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, मेरे को कब पे कर देना चाहिए टीडीएस. नेक्स्ट मंथ के 10 तक आई हैव टू पे द टीडीएस. इफ आई एम पेइंग लेट तो वहीं से तो आफ्टर ड्यू डेट इट विल स्टार्ट ना इंटरेस्ट. तो मेन तो उसने टीडीएस एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी बोला है एक. तो मैम सेम दे हैव गिवन फॉर टीसीएस कि टीसीएस का कैलकुलेट द टीसीएस अमाउंट कितना होगा. तो कहना है से या तो टीसीएस अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट या तो टीडीएस का अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट. और क्या है मैम? फिर से कंप्यूट टीडीएस. पर मैम यहाँ पे देख लो. क्यों देख ले? क्योंकि मैम पता ये क्या है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे हैव गिवन. इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया, फिर पेमेंट की ड्यू डेट भी दी है. पेमेंट की ड्यू डेट से क्या करूंगी मैं? मैम पेमेंट बेसिस पे तो टीडीएस कलेक्ट होगा, और दिस इज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव टू डू. अगर मैम पेमेंट की ड्यू डेट नवंबर आ रही है तो टीडीएस तब भी तो डिडक्ट नहीं होगा. आर यू गेटिंग? समझाना क्या चाह रही हूँ मैं कि मैम पेमेंट की ड्यू डेट भी दी है. ओके, सपोज करो मैम 2,50,000 क्रॉस हुआ बट पेमेंट की ड्यू डेट नवंबर है, तो इवन इट इज क्रॉसिंग 2,50,000 तुम डिडक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि टीडीएस इज डिडक्टेड पेमेंट वाइज. तो वो करेंगे क्या? या तो तुमको बोलेंगे वैल्यू कम निकल गई तो भी तुम डिडक्ट नहीं करोगे. वैल्यू ज्यादा होने के बाद भी माइट बी यू विल नॉट डिडक्ट. व्हाई? क्योंकि वो ड्यू डेट अभी मेरे अक्टूबर में नहीं आ रही है. आर यू गेटिंग? तो क्या यही एडजस्टमेंट नहीं दे के रख रहे वो लोग? अब इस एडजस्टमेंट को भी एक बार देख लेते हैं.
मैम ये फर्स्ट वाला ना 2,60,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। रेट क्या है जीएसटी का? कुछ दिया है क्या रेट? मैम अगर कुछ रेट नहीं देते तो वी विल अज्यूम 18, बट इधर उन्होंने दिया है रेट। तो 2,60,000 को एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करोगे तो मुझे जहां तक पता है कि 2,60,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी विल बी बिलो योर 2,50,000। वो नहीं जाएगा, 2,50,000 एक्सीड नहीं होगा। तो क्या मैम यहाँ पे मैं टीडीएस डिडक्शन का कुछ लिखूं? नहीं, नो टीडीएस डिडक्टेड। मैम रीजन क्या है? रीजन वही है बिकॉज ये कितना आ गया मैम? 2,20,000 आ गया, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 2,50,000। तो बेसिकली मैम ये क्या करने जा रहे हैं ना, क्वेश्चंस हमको अलग अलग देने जा रहे हैं। दे आर गिविंग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कि बस बताओ टीडीएस डिडक्ट होगा या टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और होगा तो क्या अमाउंट पे होगा, और लेट पेमेंट किया है तो क्या इंटरेस्ट होगा। यही तो टाइप दे आर गिविंग, क्वेश्चन की यही टाइप्स है। और आगे देखते हैं और कुछ है क्या मैम? मिलेगा ना इसके अंदर, और भी कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस दे देंगे, तब तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। मैम एग्जाम्प्ट सप्लाई दे देंगे, तब भी टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। दैट मीन्स मैम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड हैव मिक्सचर, कि या तो टीडीएस डिडक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेगा एग्जेम्प्टेड है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैम इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो समझ पा रहे हो कि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन क्या होगी टीडीएस या टीसीएस में। इसके बाद और मैम कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा ना, देखते हैं अपन एक बार। मैम फिर से कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस, फिर वही अलग अलग दे दिया, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हमको यही बताना है कि टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं, और करना है तो अमाउंट कितना होगा। मैं ये क्यों तुमको बताने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, सबसे पहली प्रॉब्लम ऑफ अ स्टूडेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही नहीं पता होता है। यू आर डूइंग द प्रोविजन, बट सपोज करो मेरे दिमाग को पता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, टाइप, तो कम से कम वो टाइप ऑफ क्वेश्चन से भी एक माइंड मैप मिलता है ना कि करना क्या है। सो फॉर दैट रीजन ये जो इतना छोटा छोटा ये लोग लिख के देते हैं ना, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा इस टॉपिक में इतने इतने वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, और एक एक क्वेश्चन पिक कर लो बस एग्जाम के लिए। वो एक एक क्वेश्चन इज योर एडजस्टमेंट शीट, कि ये टाइप ऑफ एडजस्टमेंट यू विल फाइंड इन टीडीएस एंड टीसीएस। तो ऑटोमेटिकली जब तुम प्रोविजन रिवाइज कर रहे हो, बोलते बोलते देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, खत्म तुम्हारा टीडीएस विद क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन करो, दो बार क्वेश्चन करो, तीसरी बार तो डू रिवीजन विद क्वेश्चन, बस तुम्हें एडजस्टमेंट शीट पता होनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि एडजस्टमेंट शीट क्यों किसी की कॉपी नहीं की जा सकती। आई एम टेलिंग यू द ऑनेस्ट रीजन। पहला हम लोग क्या लिखते हैं एडजस्टमेंट शीट में? द टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। सेकेंड थिंग यू शुड इंक्लूड इन एडजस्टमेंट शीट, क्या इंक्लूड करोगे? सेकेंड में यू शुड इंक्लूड इन एडजस्टमेंट शीट जो तुमको लग रहा है यार ट्रिकी है। समझो, मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, इजीली समझ में आ गया कि यही करना है, मैंने अभी तो प्रोविजंस भी नहीं पढ़े, इवन इफ आई डू नॉट नो द प्रोविजन, स्टिल मैं बोल रही हूँ वेदर इट इज डीटी और आईडीटी, ये क्वेश्चन का तो एडजस्टमेंट यही होना चाहिए। मतलब क्या बोल रही हूँ? डू यू नीड रिविजन इन दैट प्रोविजन? जब बिना पढ़े भी तुमको क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जाम टाइम पे भी बिना पढ़े वापस आएगा ना, तो वो क्वेश्चंस कभी भी एडजस्टमेंट शीट का पार्ट नहीं होते। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैम एडजस्टमेंट ही नहीं समझ में आ रहा, आर यू गेटिंग? एडजस्टमेंट बहुत नया है, दिस इज द न्यू काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, आई एम नॉट गेटिंग इट। वो तुम्हारी एडजस्टमेंट शीट का पार्ट बनता है, बिकॉज दैट नीड फोकस, उसी पे तो फोकस चाहिए। और तीसरा, मैम एडजस्टमेंट आता भी था, समझ भी आ रहा है, पर हो गई मिस्टेक। समझ, एक तो वो जो देखते से समझ में आएगा उसको हटा दो, यू डोंट हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, वेस्ट ऑफ टाइम। सेकेंड मैम बिल्कुल एडजस्टमेंट ही नया है, न्यू एडजस्टमेंट दैट वी कॉल स्टार एडजस्टमेंट, नए नए एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या। दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर एडजस्टमेंट शीट इन योर ओन लैंग्वेज, कि ऐसा ऐसा पूछा है तो ये करना होता है। एंड थर्ड मैम एडजस्टमेंट भी आता था, कर भी लिया, बट मिस्टेक्स, तो वो मिस्टेक जब सेकेंड रिविजन करोगे तो देख लो फिर रिपीट हो रही है, नई मिस्टेक का तुमने इन्वेंशन किया है। Are you getting? That's why we make adjustment sheet. तुमको एक्सीलेंस किस पे चाहिए? अपने मिस्टेक्स पे।
एंड द मिस्टेक ऑफ अ स्टूडेंट, वो बस रिवाइज कर रहा है, प्रोविजन रिवाइज, कुछ नहीं होगा प्रोविजन रिवाइज करके, बिकॉज यू आर लैकिंग इन एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन। तो तुम चाहे जितना थ्योरी रिवाइज करना कर लो, वेदर डीटी वेदर आईडीटी, पास हो गई नहीं या फिर 40 पे रहोगे, कभी एग्जामिशन नहीं आएगी, बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग द एक्सेल ऑन योर क्वेश्चंस। अब मुझे बताओ, मैंने अभी नहीं पढ़ा टीडीएस के क्वेश्चन, बट कहना है दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, और मेरे दिमाग को भी पता अच्छा इस टाइप से पूछेंगे तो मैं सॉल्यूशन जल्दी कर पाऊंगी ना, बिकॉज यू हैव अ माइंड मैप, जिसको बोलते हैं ना दिमाग को थोड़ा पता है कि यार ऐसा ऐसा होगा, और वही दिमाग को कुछ नहीं पता। ये मिस्टेक डीटी में करते, प्रोविजन पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा तुमको वो करने को, when your brain does not have any mind map of presentation also, तो कैसे कर लोगे सॉल्व। सो वेदर डीटी वेदर आईडीटी, ये एडजस्टमेंट शीट चाहिए। अब मेरे को अभी जब तुमने ये टाइम दिया, मेरा दिमाग और चला कि हाउ कैन वी क्रिएट समथिंग मोर बेनिफिशियल। तो मुझे ऐसा लगता है हम कोर्स टाइम पे कंप्लीट करेंगे, और जब मैं मेंटरिंग बोल रही हूँ ना, तो मेंटरिंग को रात को 1 घंटे कनेक्ट करा के तुम्हें पर्टिकुलर चैप्टर वाइज रिविजन करवाऊंगी। जैसे मैंने बोला कि कल टेस्ट है सप्लाई का, तो 1 घंटे कनेक्ट होके मेरे साथ सप्लाई का रिविजन कर लेना। सपोज मैं 2-3 चैप्टर को मर्ज करके टेस्ट दूंगी, तो वो 3 चैप्टर हम कनेक्ट करके तब रिवाइज कर लेंगे। आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसा तुम बोलो तो संडे को रिवाइज करवा दूं, और बोलो तो ये मेंटरिंग में ऐसा भी मैं कर सकती हूँ कि कनेक्ट करो मेरे साथ और रिवाइज कर लो 2-3 चैप्टर एक साथ, और उन 2-3 चैप्टर का हम लोग टेस्ट ले लेंगे, एज यू से, जो तुमको बेनिफिशियल ज्यादा लगता है। We can revise together, ma'am, so that I think time will also be saved. जैसा तुम बोलो, और उसमें भी एक मेरी कंडीशन ये रहेगी, पहले तुम याद कर लेना, मैं शेड्यूल दूंगी कि आज हम ये रिवाइज करेंगे, मेरे भरोसे नहीं रिवीजन होगा। पहले व्हाट यू शुड डू, यू शुड लर्न प्रॉपरली, फिर जब मेरे साथ करोगे ना एक्चुअल रिवीजन वो होता है। तो इफ यू ऑल एग्री, बट हाँ टाइमिंग का वही रहेगा, थोड़ा अप डाउन टाइमिंग रिवीजन में तो रहेगा ही रहेगा। तो इफ यू ऑल एग्री तो हम वो वाला भी मेंटेन रख सकते हैं, 1 वीक के अंदर वी कैन कवर मेनी थिंग। और फिर उसके बाद आई विल गिव यू 1 वीक का टाइम, और फिर लाइव एग्जाम देना, फिर वो तुम्हारा रिवीजन, फिर एक लाइव एग्जाम देके वी कैन क्लोज लाइक दैट। ठीक है, तो जब जैसे जो मैं रिवीजन का दूंगी उसी दिन मैं टारगेट दूंगी, आज एमटीपी सॉल्व करना, आज आरटीपी सॉल्व करना, तो एग्जाम कंडीशन में एमटीपी आरटीपी का भी टारगेट हम कंप्लीट कर सकते हैं। और डाउट्स आएंगे तो यू कैन सेंड मी द पीडीएफ कि मैम इसमें डाउट है, जब आप कनेक्ट करोगे ये डाउट सॉल्व करवा देना। वैलिड? Ma'am, I have one doubt in TDS question. अच्छा Ma'am, TDS question है। ठीक है, we are discussing, तो we have decided, पहले एट मोस्ट पॉसिबल में हो सकता है एक्सटेंड कर दो फिर आईडीटी की क्लास, कैसे भी 31st of January को वी हैव टू क्लोज इट। ट्राई तो यही करना पड़ेगा 31st को क्लोज हो जाए, हो सकता है आईटीसी का थोड़ा रह जाए, वो हम देख लेंगे। और उसके बाद फरवरी से वी विल स्टार्ट विद द मेंटरिंग, और मेंटरिंग का रिवीजन। लेकिन अटेम्प्ट की कसम खा लो कि रिवीजन सेशन मिस नहीं करोगे, कि मैम क्लास तो हो गए हैं, अब ठीक है अगर मिस कर दिया तो क्या जाएगा, क्यों अक्षय। और टेस्ट तुम तो पहले कसम खाओ कि एक भी टेस्ट मिस नहीं करें। बोलो सब लोग अनम्यूट करके बोलो, अटेम्प्ट की कसम खाते हैं। अटेम्प्ट का नाम भी मैं ले लेती हूँ, कौन सा अटेम्प्ट, May 20। चलो अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट, हाँ अरे सचिन अनम्यूट, आवाज नहीं आएगी, इधर करो। मैम बोलो, मैम मैम हम May 23 अटेम्प्ट की कसम खाते हैं, May 23 अटेम्प्ट की कसम खाते हैं, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, बहुत जरूरी सिचुएशन होगी तभी टेस्ट मिस होगा, बहुत जरूरी सिचुएशन होगी तो टेस्ट मिस होगा। और मिस होने के बाद भी हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे। मिस होने के अगर मिस होता है तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, और चेक करके रखेंगे कि हमने खुद ने क्या मिस्टेक की, और चेक और करके चेक करके रखेंगे कि हमने क्या मिस्टेक की है। हम अटेम्प्ट की कसम खाते हैं, हम अटेम्प्ट की कसम खाते हैं कि टेस्ट हम ईमानदारी से ईमानदारी से रिवीजन लेक्चर अटेंड भी करेंगे,
रिवीजन लेक्चर अटेंड भी करेंगे, और एग्जाम कंडीशन में एमटीपी आरटीपी सॉल्व भी करेंगे। एग्जाम कंडीशन में एमटीपी आरटीपी भी सॉल्व करेंगे। Very good. चलो, अब अटेम्प्ट की कसम खाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो निपटना है तुम अटेम्प्ट से निपटना अपने, ठीक है। चलो, तो व्हाट आई ट्राइड की और जो बेनिफिशियल मेंटरिंग हो सकती थी, आई थिंक ये ज्यादा अच्छी रहेगी। तो वी विल स्टार्ट 1 फरवरी से रिवीजन सेशन फॉर अ वीक। और अभी टीडीएस का पूछो जाएगा, क्वेश्चन पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now question number 1 as it's the due date for payment of TDS is 10 days after the payment of 10 days है ना, 10 days के अंदर मतलब पेमेंट होना चाहिए। बट मैम इज द 10th of January से ड्यू डेट कैलकुलेट करी, तो मैम वी हैव टू सी from the date on which we actually need to pay tax or the 10th day of the month which is the due date for payment. अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। 10 डेज तो गवर्नमेंट हैज गिवन यू, तो मुझे डे 1 से स्टार्ट करना इंटरेस्ट, और आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 11th डे दैट यू आर आस्किंग ना। तुम ही बताओ, लक्ष्मी, सचिन बोलो। 11 क्योंकि 10 डेज तो गवर्नमेंट हैज ओनली गिवन यू, वो बार तुमको गवर्नमेंट नहीं दिया कि पे विद इन 10 डेज। इफ यू डू नॉट पे विद इन 10 डेज तो 11 डेज से दे विल स्टार्ट द इंटरेस्ट। Ma'am, like in क्यों है? हाँ बोलो। ma'am, like in this question it is given that 25th on the क्वेश्चन नंबर was बोलो the मुझे। ma'am question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 वो तो वो है कि वेदर टीसीएस टीडीएस डिडक्ट होना है या नहीं। मैम 9 क्वेश्चन नंबर 9 होगा। नहीं, question number 1 हाँ मतलब question number 9 sorry of this question. Yes ma'am. Ma'am जैसे कि 25th ma'am this 25th 12/21 was the date on which tax was to be deducted. तो इससे अगर 10 days calculate करें तो it should be 4th of January. So from 4th of January we should charge interest, but they are charging interest from 10th of January. एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लो मैं। कहाँ है? 25th को दे हैव डिडक्टेड द टीडीएस, ठीक है। 25th दिसंबर 2021 को टीडीएस इज डिडक्टेड। अब इसको पे कब करना चाहिए था मुझे? इस डेट को 10th of January 2022 तक आई शुड हैव पे। नहीं पे किया मैंने, पे कब किया? यहाँ पे। तो दिस टू दिस डेट हमको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस का डेज देखने पड़ेंगे कि कितना डिले हुआ, वही तो दिया जाएगा। मैम ये 25 दिसंबर से 10 डेज काउंट कर रहे हैं। तुम कितना बोल रहे हो? मैम मैं 4th January बोल रही थी, मैं 25th दिसंबर से 10 days कैलकुलेट कर रही थी। फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, वहां लिखा है ना, जैसे मंथ एंड होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ 10 डेज दे हैव गिवन। तो इवन अगर तुम्हारा 10th of January को तुमने दिसंबर को टीडीएस डिडक्ट किया, नहीं वहां से मत काउंट करना, एंड ऑफ द मंथ के बाद 10 डेज, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो डू यू नीड डिस्कशन ऑन टीडीएस के क्वेश्चन की मैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन बताऊं कि क्या क्या लिखना होगा टीडीएस में? एनी डिस्कशन नीडेड? सुनो, अब व्हेन इट कम्स टू टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर जो तुमको लिखना ही चाहिए, जैसे दिस इज टीडीएस का क्वेश्चन, तो टीडीएस के क्वेश्चन में जब भी तुम प्रोविजन लिखोगे तो यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन दिस कि व्हाट इज द परसेंटेज। प्रोविजन लिखते टाइम यू हैव टू मेंशन परसेंटेज। ये सेक्शन याद करना है, यस मैंडेटरी, यू हैव टू लर्न। तो टीडीएस का सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 दैट यू हैव टू लर्न सेक्शन। देन फिर वो डिडक्ट करने वाले कौन होंगे? तो इन माय केस दे हैव डायरेक्टली गिवन लोकल अथॉरिटी। तो टाइम जब सेव करना होता है ना एग्जाम में, डू नॉट राइट कि लोकल अथॉरिटी को भी करना है, पीएसयू को भी करना है, इसको भी करना, नहीं, डायरेक्टली
प्रोविजन, एज पर प्रोविजन की लोकल अथॉरिटीज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स, में वो सब मत लिखो कि किस किस को डिडक्ट करना चाहिए, तो लोकल अथॉरिटी को भी डिडक्ट करना चाहिए, ये नहीं बताना। लुक टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, हार्डली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एंड इन 3 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट एंटायर टीडीएस का चैप्टर की दिस आर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, फिर उसमें से यस लोकल अथॉरिटी इसमें है प्रोविजन में, तो इसका मतलब लोकल अथॉरिटी को डिडक्ट करना, इतना मत कहानी लिखना, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि एक्स्ट्रा 3 के 4 मार्क्स तो वो देंगे नहीं। ठीक है, होगा क्या, इतनी कहानी लिखने के चक्कर में एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स यू विल वेस्ट, और वो हो सकता है 3 to 4 मिनट्स या तो तुम्हारा एमसीक्यू जा रहा होगा या फिर तुम्हारा एक और क्वेश्चन जा रहा होगा। तो थिंक वाइजली, डायरेक्टली लिखना है कि यस लोकल अथॉरिटी को इतने % पे टीडीएस डिडक्ट करना है, व्हाई ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड 2,50,000। ठीक है, फिर इफ दे, अब वो पे कब करना होगा, तो दैट यू हैव टू राइट कि इतने टाइम में दे हैव टू पे विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। नोटिस दिस थिंग, एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू राइट। डायरेक्टली अगर तुमने लिख दिया विद इन 10 days, बात ही खत्म हो गई, पूरा गलत कर सकते हैं, बिकॉज 3 मार्क्स के क्वेश्चन में स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होगी। क्यों मैम, तुम यहाँ एंड ऑफ द डे लिख ही नहीं रहे हो, एंड ऑफ द मंथ में लिख रहे हो, कैलकुलेशन में भी अगर तुमने ये नहीं किया फिर तो पूरी बात ही खत्म हो गई। एंड वो अगर सिर्फ प्रोविजन पढ़ रहा हो, स्ट्रिक्ट चेकिंग करने वाला है कोई, तो उसको पता है यहाँ पे गलत लिखा, हो सकता है वो तुम्हें सिर्फ 1 मार्क्स दे आउट ऑफ 3, और 2 मार्क्स 59 पे कोई अटकता है ना, तो उसका 2 मार्क्स के कारण एग्जामिशन भी जाती है। ठीक है, फिर और क्या लिखना है, यू हैव टू राइट कि इंटरेस्ट कितने रेट पे होगा, और डू नॉट फॉरगेट टू कैलकुलेट इट। तुमको टीडीएस दिया है तो टीडीएस का कैलकुलेशन करना है, इवन दो दे हैव आस्क्ड कि सिर्फ इंटरेस्ट भी पूछेगा, तो इंटरेस्ट के लिए भी यू नीड टीडीएस का कैलकुलेशन। मतलब वेदर डीटी वेदर आईटीटी, पेयर पेई कौन है यहाँ पे, आई डोंट कंसर्न अबाउट कि कौन पेयर है, मुझे तो सिर्फ डिडक्टर से ही मतलब है। तो राइट डिडक्टर, कौन डिडक्ट करेगा, देन व्हाट इज द रेट ऑफ डिडक्शन, व्हेन इट विल बी डिडक्टेड, कब डिडक्ट होगा, देन इसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट, कब डिपॉजिट करना है, एंड इंटरेस्ट का रेट क्या होगा इफ इंटरेस्ट इज बीन आस्क्ड। और इंटरेस्ट आस्क नहीं किया तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट हटा दो, और व्हेन टू बी पेड वो हटा दो। So write it down what you have to write in TDS. Number 1, deductor. और deducted directly. Local authority दिया तो directly yes local authority as per the provision of section 51 subsection 1. ठीक है, तो point number 1, write section number. Second, deductor. और ब्रैकेट में डायरेक्टली, समझ रहे हो ना डायरेक्टली क्यों बोल रही हूँ। थर्ड, टीडीएस रेट, थर्ड टीडीएस रेट। फोर्थ, value on which TDS to be deducted, that is exceed 2,50,000 वगैरह। Next point, when to be deposited to government, time of deposit to government। Next point, rate of interest। Next point, rate of interest। And last, calculate TDS। इंटरेस्ट वाले पॉइंट सिर्फ तभी मेंशन करने जब इंटरेस्ट हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन, अदरवाइज वो दोनों चीजें अननेसेसरी प्रोविजन में यू शुड नॉट राइट। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, टीडीएस अमाउंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन,
TDS amount, interest calculation, then adjustment कौन सा है, value inclusive of GST, value inclusive of GST will be given, value inclusive of GST will be given, check value after excluding GST, check the value after excluding GST. Then next, due date of payment will be given. Check whether due date falls in the month. Check whether due date falls in the month for which tax liability is to be calculated. Done. Then next, they might give supply mega exemption, they might give mega exemption, schedule 3 supply, mega exemption, schedule 3 transaction, or buyer who is not required to deduct TDS, or buyer who is not required to deduct TDS. Done. So can I say we have compiled everything जो अभी तुमने क्वेश्चंस में देखा होगा. अब तुमको एक चीज और करनी चाहिए, एक फॉर्मेट बना लो, the format in which they have solved the question. हमारा फॉर्मेट अगर ICA की फॉर्मेट या ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन से मैच होता है तो ऑब्वियसली द पर्सन विल गिव यू मार्क्स. तो एक रफली तुमने अभी करा है ना, तो मेक अ फॉर्मेट कि वो कैसे सॉल्व करता है. जैसे ये क्या है, कंप्यूटेशन लिखना, फिर ड्यू डेट लिखा, व्हेन यू हैव पेड, देन डेज, देन टीडीएस अमाउंट, देन इंटरेस्ट. तो इसमें टीडीएस वाला भी हो गया, इंटरेस्ट वाला भी फॉर्मेट हो गया. तो एवरी टाइम व्हेन यू सॉल्व, रफली क्यों सॉल्व करना, आवर माइंड शुड नो वन मोर थिंग कि प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है मुझे, और ये प्रेजेंटेशन करके आना तुम्हें ज्यादा मार्क्स अच्छे मिलेंगे. तो नाउ हर एक चैप्टर में रफली क्या करना, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी डिजाइन कर लेना कि ये फॉर्मेट होता है. ठीक है, दिस यू कैन डू एट होम. मैम सिमिलरली टीसीएस में क्या करना है, सेम पॉइंटर्स. टीसीएस में सेक्शन नंबर 52, टीसीएस में अलग अलग कोई नहीं होता मैम, एवरी ये लाइन सेम होनी चाहिए. यू कैन नॉट चेंज द लाइन. एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट हु कलेक्ट्स द अमाउंट, यही लाइन लिखना. डू नॉट फॉरगेट दिस, नॉट बीइंग एन एजेंट. तो व्हेन इट कम्स टू टीसीएस सेम लाइन लिखेंगे हम कि every e-commerce operator not being an agent shall collect amount. एजेंट नहीं होना चाहिए, he has to collect this amount. मैम नेट वैल्यू लिखना कंपलसरी है, यस. ये पूरी लाइन, यहाँ पे मेन चीज जो तुम्हें कट कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ से यहाँ तक, इसको चेंज नहीं करना. नेट वैल्यू होना चाहिए, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, दिस वर्ड शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर. फिर तुम लिख सकते हो where the consideration collected by operator, क्योंकि मेन तो है ना जो कलेक्ट करता है उसी को तो टीसीएस है. और देखो टीसीएस का भी सॉल्यूशन का फॉर्मेट सेम ही है, पर उसमें क्या आएगा मैम, वैल्यू में से वी हैव टू रिड्यूस द सेल्स रिटर्न, देन वी विल अप्लाई 1%.
आर यू गेटिंग? फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला फॉर्मेट मैम, टोटल वैल्यू, पेमेंट, जब SGST IGST आता है, मतलब योर माइंड शुड ऑल्सो नो कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो कॉपी ज्यादा नीट एंड क्लीन होती है, ठीक है? तो TCS का कट कॉपी पेस्ट क्या लिखना है? एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, कॉमा, डोंट फॉरगेट दैट कॉमा ऑल्सो, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, कॉमा, नॉट बीइंग एन एजेंट, इतना has to collect TCS at the rate of 0.5 या 1% on net value of taxable supply, where they collect, where e-commerce operator collects the amount from the supplier, for the supplier, not from, for the supplier. ठीक है? So this is the presentation you have to do in TDS and TCS. ये भी लिख के रख लो. हम इसका वेटेज क्या है मैडम? Weightage could be 4 marks और वो compulsory 4 marks है, आएगा ही, ठीक है? एंड इनफैक्ट यू विल फाइंड कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी दे कैन गिव TDS या TCS का कोई पॉइंटर, लिख लिया? ठीक है, तो दिस वी हैव डन विद TDS एंड TCS. आज हमारा कुछ स्टार्ट नहीं हो पाया. टुमारो वी विल स्टार्ट विद द फ्रेश चैप्टर. पेमेंट वाला तो 15 मिनट का, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, 15-20 मिनट का. विल स्टार्ट विद द ई-वे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन को रोक लेती हो, एक दिन के कर लेते हैं. एंड माइट बी अगर 31 जनवरी तक वी हैव टू कंप्लीट, तो कभी कभार एट नाइट वी विल अगेन कनेक्ट फॉर 1.5 आवर, ठीक है? दैट आई विल टेल यू मॉर्निंग में कि आज कनेक्ट करना है. चलो, ओके. Thank you, ma'am.